हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग टेट का और सुपर टेट का एक और प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश का होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले मैंने यूपी टेट के सुपर टेट के प्रीवियस ईयर पेपर को कवर कर लिया है। फिर मैं हर दूसरे या तीसरे दिन आपको एक प्रैक्टिस सेशन देता हूं जिसमें आपके 10 या 20 क्वेश्चन के बीच में होते हैं और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और उस सारे प्रैक्टिस सेट को आप वॉच कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 ये आपका इंग्लिश का होगा। थंबनेल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इडियम है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आपको आंसर बताना है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का आंसर क्या होगा? थंडरिंग होना। थंडरिंग का मतलब क्या है? बादल जब गरजता है और बारिश होने लगती है वही थंडरिंग होता है। अ कंप्लीट सरप्राइज मतलब बिल्कुल चौंक जाना, कंप्लीट सरप्राइज हो जाना। इन्फॉर्म समथिंग बैड, इन्फॉर्म समथिंग बैड, कोई बुरी चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलना और नो आइडिया, आपके पास कोई विचार ही नहीं है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा आपका सही हो सकता है? आप इसको बताइए। मैं 5 सेकंड का पॉज करता हूं। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। मैं आपको बताता हूं, थंडरिंग नहीं होगा क्योंकि ये इसका मतलब बारिश होता है। अ कंप्लीट सरप्राइज होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कंप्लीट सरप्राइज। एक ऐसी चीज़ बिल्कुल आप चौंक जाइए, उसके बारे में आप जानते ही नहीं है, यू आर रियली शॉक वाली जो फीलिंग होती है उसका इडियम होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो आई होप ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ आंसर मेंशन होगा बी, ये देख लीजिए आंसर। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड। नेक्स्ट आपका ब्लू ब्लड, ये भी आपका इडियम है। इसका आंसर आपको बताना है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? बिलोंगिंग टू लो क्लास सोसाइटी, मतलब लो क्लास के सोसाइटी में जन्म लेना है, बिलोंग करना। गिव कंप्लेन इन रिटर्न, लिखित में कोई शिकायत दर्ज करना। मेंबर ऑफ हाई क्लास सोसाइटी, हाई क्लास सोसाइटी का मेंबर होना। कंप्लेन गिव वर्बली, मतलब बोल के शिकायत करना। वर्बली का मतलब क्या? बोल के कंप्लेन करना, शिकायत करना। अब इसका अगर आपको आंसर पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। जनरली ब्लू ब्लड का मतलब होता है आप हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। आप किस क्लास सोसाइटी से? हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाई क्लास सोसाइटी से। तो योर ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपका आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। When the principal enter in the class, जैसे ही प्रिंसिपल इंटर करते हैं क्लास में, a student, एक स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड पर एक स्टूडेंट कुछ कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। तो आपके पास ऑप्शन है रोट। रोट तो सेकंड फॉर्म है, तो रोट का तो लिख चुका था, जब वो इंटर्ड किए तब वो लिख चुका था। वाज राइटिंग मतलब लिख रहा था। राइट्स एक्चुअली यहाँ ये पास्ट है, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। इंटर्ड यहाँ पास्ट है, तो कोई प्रेजेंट की कोई चीज़ नहीं आएगी। और आपको अगर टेंस थोड़ा सा भी पता है, और नहीं तो टेंस की मैंने सारा लेक्चर कवर किया है। आप इंग्लिश ऑल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारे लेक्चर को देख लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जो राइट्स होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में यूज होता है या पॉजिटिव में यूज होता है। तो प्रेजेंट वाले सारे ऑप्शन गलत होंगे क्योंकि यहाँ इंटर्ड दिया है। इंटर्ड का मतलब पास्ट की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? पास्ट की। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। यहाँ इज एम आर दिया है, इज एम आर आपका पास्ट कंटिन्यूअस होता है। तो अब आपका सही होगा रोट या वाज राइटिंग। इसमें से कौन सा आपका सही हो सकता है? एक्चुअली रोट का मतलब पहले लिख चुका है, पास्ट एकदम पास्ट हो जाएगा। वाज राइटिंग का मतलब लिख रहा था, जब वो इंटर करेंगे तो लिख चुका था, इसका कोई इंपैक्ट तो होगा नहीं, मतलब लिख रहा था। जब वो क्लास में इंटर किए थे तो बच्चा लिख रहा था। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। ये आंसर मेंशन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। सी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड कम, जब उसके हस्बैंड आते हैं तो वो टीवी अब डैश कर रही थी। वाज वाचिंग देख रही थी। इज वाचिंग देख रही है। वाच देख चुकी थी। वाच
देखती है। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं व्हेन हर हस्बैंड कम, एक्चुअली हर हस्बैंड सिंगुलर अगर यहाँ ये प्रेजेंट की बात करता है तो यहाँ कम्स होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो प्लूरल वर्ब में आपकी यस या यस लग जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। तो चूंकि यहाँ कम के कम थर्ड फॉर्म भी ये हो सकता है, तो यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। हस्बैंड जब उसके आए थे तो वो टीवी देख रही थी, इट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा वॉच्ड। आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। वह टीवी देख रही थी जब उसके हस्बैंड ने कमरे में इंटर किया। तो आई होप ये आपका क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आपको पैसिव में चेंज करना है। दे विल डेमोलिश द इंटायर ब्लॉक, दे विल डेमोलिश द इंटायर ब्लॉक, उन्होंने सारे ब्लॉक्स को ढह दिया, ढह का मतलब गिरा दिया। अब इसको आपको पैसिव बनाना है। ये आपका एक्टिव दिया है, क्या दिया? एक्टिव। मैं एक्चुअली एक्टिव पैसिव की सीरीज कवर कर रहा हूँ। अगर आपको एक्टिव पैसिव नहीं आती तो प्लीज़ ग्रामर आर की प्लेलिस्ट में जाइए और सारा मेरा एक्टिव पैसिव का लेक्चर देख लीजिए, और उसके अहेड में लेक्चर 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। अब देखिए दे विल, बिल जो होता है आपका बिल बी में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? बिल बी में। तो बिल बी आपका यहाँ पर है, बिल है भाई, ये गलत हो जाएगा। मे बी तो टोटली गलत होगा, मे बी आएगा ही नहीं, और इज तो आएगा ही नहीं। बिल होता है तो बिल बी हो जाता है। बिल किस में चेंज होता है? बिल बी में। तो जहाँ तक है बिल बी एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको आंसर में शो कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन आपका है, ये भी आपको पैसिव में ही चेंज करना है। इसको भी आपको किस में चेंज करना है? पैसिव में। द सर्फेस फील्स स्मूथ, द सर्फेस फील्स स्मूथ, जो सर्फेस है वो स्मूथ फील हो रहा है, मतलब कैसा लग रहा है? स्मूथ लग रहा है। कैसा लग रहा है? स्मूथ लग रहा है। तो अब देखिए एक्चुअली जो आपका वो होता है पैसिव, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा पैसिव होता है। पैसिव में एक्चुअली एक रूल होता है, मैं थोड़ा सा पीछे भी आपको समझा देता हूँ। पैसिव में रूल ये होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाता है। देखिए द ब्लॉक यहाँ ऑब्जेक्ट था, क्या था? ऑब्जेक्ट था। यहाँ आपका सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? सब्जेक्ट। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब बिल था तो बिल लग गया। उसके बाद बी आपका रूल में है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म डिमोलिश्ड लग गया, डिमोलिश्ड लग गया। वहाँ बाई देम होता तो भी करेक्ट था, बाई देम भी होता तो भी करेक्ट था। तो ये आपका बेसिक रूल होता है, मैं आपको इसमें समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर कोई आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ सिंपली आपका क्या लग जाएगा? सिंपली आपका लग जाएगा एक्चुअली यहाँ फील्स है। फील्स का मतलब सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है, इज एम आर लगता है। तो फटाफट देखिए इज कहाँ लगा? इज यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ नहीं लगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं द सर्फेस इज फेल्ट स्मूथ, द सर्फेस इज स्मूथ एज फेल्ट। एक्चुअली इज एम आर के बाद वर्ब आना चाहिए, तो इज के बाद स्मूथ आया जो कि वर्ब है नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। इज के बाद स्मूथ आया, ये भी आपको वर्ब है नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि इज एम आर के बाद वर्ब लगा है। इज एम आर के बाद आपका क्या आता है? वर्ब। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका 7वां नंबर, यहाँ आंसर मैंने मेंशन किया है, आप आंसर को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है द हाइजर द लेवल ऑफ अवेलिटी एंड मोटिवेशन द डैश ऑफ लेवल परफॉर्म विल बी। मतलब जितना हाई आपकी अवेलिटी और जितने हाई आप मोटिवेटेड होंगे उतने ही हाई आपकी परफॉर्मेंस होगी। ये तो बहुत ईजी है, जितना हाई आपका मोटिवेशन होगा उतना हाई आपका परफॉर्मेंस होगा। ऑप्शन नंबर इज योर करेक्ट आंसर, और कुछ है नहीं इसमें। स्मॉलर लार्जर लोअर तो लगेगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर आंसर करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ एवर इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड एन लेवल। मतलब हालांकि जो आपका इंक्रीजिंग मोटिवेशन है वो एक लेवल के अलावा और ऊपर हो सकता है। किस लेवल के अलावा, या सबसे अच्छा लेवल कौन सा होता है? तो जनरली यहाँ लिखा है इंक्रीज मतलब बढ़ा देना, सर्टेन का मतलब निश्चित होता है, डिजायर का मतलब इच्छा होता है, और ऑप्टिमल मतलब होता है सर्वोच्चतम। अगर आपको पता है तो ये आप जान लीजिए, सर्वोच्चतम होता है ऑप्टिमल मतलब। ऑप्टिमल मतलब आपका क्या होता है? सर्वोच्चतम। तो अब देखिए एक तरह जितना ज़्यादा मोटिवेटेड आप होंगे आपका जो लेवल होगा एक उच्चतम लेवल से बियॉन्ड होगा, मतलब उसके परे होगा, उससे कहीं ऊपर होगा। बियॉन्ड मतलब के परे या उससे ऊपर होता है। तो जनरली यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एरर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एरर फाइंड आउट करना है। आपका क्वेश्चन, सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई। इसमें फर्स्ट में एरर है कि सेकंड में एरर है कि मतलब ए में एरर है कि बी में कि सी में, या नो एरर? नो एरर का मतलब डी। तो सम ऑफ द रिचेस्ट, ये बिल्कुल आपका करेक्ट लग रहा है। बिजनेस मैग्नेट्स, आपको पता है जब सम आता है, क्या सम जनरली क्या हमेशा ये प्लूरल ही होता है। सम मतलब कुछ होता है जो कि एक से ज़्यादा होता है। सम आपका प्लूरल होता है, तो जो आपका आगे नाउन आ गए वो भी आपका प्लूरल होना चाहिए, कंपलसरी है। तो यहाँ बिजनेस मैग्नेट्स, आपका बिजनेस मैग्नेट जो कि सिंगुलर है, यहाँ क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, मैग्नेट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैग्नेट्स होना चाहिए। हाँ, एक और आंसर होना चाहिए आपका, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है आपका? इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में आपके क्या है? एरर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये आपका क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। यहाँ ऑप्शन मैंने मेंशन कर रखा है वी। ये आपका है, ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वर्ड के अनेक शब्द। अ पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न्ड फॉर आर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। एक ऐसा पर्सन जो बिना स्वार्थ के, बिना क्या स्वार्थ के लोगों की मदद करता है या लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, उसे आप क्या कहेंगे? इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब यार जो थोड़ा सा इगोइस्ट हो, मतलब एटीट्यूड वाला हो। अनसेल्फिश मतलब जो स्वार्थी ना हो, ये तो आपका गलत हो जाएगा। अनसेल्फिश देखते हैं। आल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी। वेलफेयरिस्ट ये भी गलत हो जाएगा। तो आप अगर आपको मीनिंग पता हो तो बहुत अच्छा, नहीं पता तो आप इसको रट लीजिएगा। आल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। ऐसा परोपकारी व्यक्ति जो बिना किसी लालच में लोगों की मदद करता है, उसको हम कहते हैं आल्ट्रुइस्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ ये 10 क्वेश्चन आए होंगे। ये मैंने आंसर मेंशन कर रखा है। ये 10 क्वेश्चन लिया था जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली रिलेवेंट है आपके एग्जाम से। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए ताकि उनकी पढ़ाई चलती रहे। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।